everyone. Public opinion, mass media and communication. This presentation is prepared for students of BA Political Science. Now this is part 1 of the presentation, which comprises of slides on the topic public opinion. The second part will comprise of mass media and communication. I will be using mixed language while explaining the slides for the benefit of both Hindi and English medium students. Now, what is public opinion? Now, public opinion is the aggregate opinion of the people on political, economic or social issues. Now, for formation of opinion, one needs information and knowledge of various issues. Hence, mass media are means for providing information and also provides analysis of various issues. Mass media comprise of those societal institutions that are concerned with the production and distribution of all forms of knowledge, information and entertainment. And what is communication? It is that process by which information is transmitted between people and the system and vice versa. Now, these three concepts, that is public opinion, mass media and communication, are interrelated with each other. अर्थात जनमत, मास मीडिया और संचार, ये तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे किसी भी राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विषयों पर जनता का जो मत है उसे हम लोग जनमत कहते हैं, और किसी भी जनमत के निर्माण के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, सूचना चाहिए। और मास मीडिया वो चैनल्स है जिसके द्वारा हमें सूचनाएं और अलग अलग जो न्यूज़ है, इश्यूज है, उसका विश्लेषण हमको प्रदान करती है। सो व्हाट इज मास मीडिया? मास मीडिया वो संस्थाएं हैं जो कि नॉलेज, इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। देन व्हाट इज कम्युनिकेशन? संचार वो प्रणाली है जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन पीपल और सिस्टम के बीच में ट्रांसफर होता है, या फिर इट कैन बी फ्रॉम पीपल टू सिस्टम और इट कैन बी फ्रॉम सिस्टम टू पीपल। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन? हम लोग सभी जानते हैं कि चाहे वो लोकतंत्र हो या फिर ऑथोरिटेरियन रेजिम हो, लोकमत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। No government can run for a long time without the consent of the governed. And public opinion is very important not only for democracy but also for authoritarian regimes. कोई भी सरकार बिना लोगों के सहमति के, उनके सपोर्ट के बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती है। इसलिए चाहे वो ऑथोरिटेरियन रेजिम क्यों ना हो, वहाँ की भी सरकार ये चाहती है कि लोगों की राय या लोगों का मत, लोगों का सपोर्ट के आधार पे वो शासन करे। फेवरेबल पब्लिक ओपिनियन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर लोगों का मत, लोगों का सपोर्ट अगर सरकार के प्रति है, सिस्टम के प्रति है, तो सरकार स्थायी होता है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसलिए भी पब्लिक ओपिनियन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो ये है कि एक स्ट्रॉन्ग और आलोचनात्मक ओपिनियन अगर जनता रखती है तो इससे सरकार की नीतियों की समय समय पर आलोचना होती है, एंड दैट मेक्स द गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द पीपल। जवाबदेही सरकार की हमेशा बनी रहती है, क्योंकि उनको पता है कि लोग उनकी नीतियों का विश्लेषण करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, और अगर वो नीतियां सही नहीं है तो उनका मत सरकार के खिलाफ जा सकता है। फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जनमत का निर्माण कैसे होता है? ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और इसको जितना आसानी से इस स्लाइड के द्वारा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है।
ये उतना आसान नहीं है रियलिटी में। नाउ public opinion is formed by a significant section of the population through discussion, debates, aided by various means of communication. निश्चित रूप से जो प्रक्रिया जिसके द्वारा जनमत का निर्माण होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, बातचीत होती है, वाद विवाद होता होगा और बहुत सारे संचार प्रणाली इस प्रक्रिया को होने में सहयोग देती है। तो देश की जनता का एक सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन जब वो आपसी बातचीत के द्वारा, आपसी वाद विवाद के द्वारा, क्योंकि वाद विवाद इसलिए होता है क्योंकि किसी विषय पर हो सकता है कि एक पक्ष वो उस इशू के फेवर में अपनी बात ये कहना चाहती है और दूसरा जो प्रतिपक्ष है वो उसके अगेंस्ट में अपना बात कहती है। तो इसलिए वाद विवाद होना निश्चित है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समाज में होता है। और जब बहुत सारे संचार प्रणाली हमारे समक्ष उपलब्ध होते हैं जो हमें सूचनाएं देती है, हमें जानकारियां प्रदान करती हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो मास मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो वो काफी सहायक होती है जनमत के निर्माण में। सेकंड, it can be strong and well organized on certain issues and weak and unorganized on other issues. जरूरी नहीं है कि हर विषय पर लोकमत वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो, संगठित हो या बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, इंटेंस बहुत ज़्यादा हो, जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके बारे में जनता का ओपिनियन बहुत ही आप कह सकते हैं कि वीक होता है और वो उतना इंटेंस नहीं होता है, लेकिन कुछ इश्यूज जो उनके जीवन से या उनके रोजमर्रा की आवश्यकताओं से जुड़े हुए हैं उन विषयों पर हो सकता है कि जनता बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग व्यूज रखती हो। थर्ड, there may be several publics within public who may hold different opinions on any issues based on geography, occupations, class, etc. General public opinion may form after interaction amongst these various publics. एक जो हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं that is public opinion, उसमें जो public शब्द है that is not a one category. It consists of various publics. मतलब एक public, एक जनता का जो मत है वो कोई एक मत नहीं होता है, उसमें बहुत सारे अलग अलग विभिन्न मत होते हैं और अलग अलग समुदाय, चाहे वो वर्ग के आधार पे हो, चाहे वो जाति के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, अपना अलग अलग मत रख सकते हैं। और ये जो अलग अलग मत रखने वाले जो हमारी जनसंख्या के विभिन्न हिस्से हैं इनको हम लोग कहते हैं दे आर ऑल्सो वेरियस पब्लिक्स विद इन पब्लिक। और इन सबके मतों के बीच में इंटरैक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन, विवाद, वाद विवाद और डिस्कशन के द्वारा एक आम सहमति बनती है। इसलिए जो हमको राय जो प्रत्यक्ष रूप से हमको दिखती है उसके पीछे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होती है और उस कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया में अलग अलग प्रकार के मत, अलग अलग प्रकार के पब्लिक्स इंटरैक्ट करते हैं और उनके इंटरैक्शन के द्वारा ही एक मत का निर्माण होता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द पब्लिक and their opinion, Gabriel Almond has said that there are two types of public. One is mass public and second is attentive public. Mass public, they are the features of the public in the mass society. Now, mass society is a feature of the modern society where everything is produced in mass, whether it is mass communication, where the communication from a single source is sent to a very large segment of the population, whether it is mass education, mass production. Everything is produced in bulk and the services are provided to a very large section of the population. Now, in this type of society, there the individual gets lost in the mass. Mass is a very diffuse term.
whereas individual is a very specific term. So this mass public is not that much attentive. Mass public may be having an opinion, but those opinion may not be very critical in nature. They can be easily manipulated. Whereas attentive public, they are small in number, but they are highly critical. They have knowledge, they have the reasoning, and they are generally not subjected to manipulation. Therefore, they have very strong, and their viewpoints are considered very important in any political system. So, we have seen that the formation of the public opinion is a very complex process, and on which issues the opinion of the public will be intense, what will be their opinion on any particular issue, whether against or in favor, that is, what is the direction of the public opinion, or how the public they come together after mutual interaction and discussions to a particular consensus on any issue. These are various aspects which we have to understand when we study the formation of public opinion. Now, what are the important factors which are required for the existence of public opinion or the formation of public opinion? वो कौन से कारक तत्व हैं जिसके बिना जनमत का निर्माण संभव नहीं है? पहला जो बहुत ही एसेंशियल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड डिस्कशन. अगर हमें बातचीत की स्वाधीनता नहीं है, अपने को अभिव्यक्त करने की स्वाधीनता नहीं है, तो फिर we cannot be expected to express our opinion in a free and neutral manner. Second is availability of free and unbiased information. जब तक हमारे पास unbiased information और बिल्कुल किसी रोक टोक और बाधा के हम तक सच्ची सूचना जानकारी नहीं प्राप्त होगी, तब तक हम सही ओपिनियन नहीं बना पाएंगे या जनता सही ओपिनियन नहीं रख पाएगी. तीसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है कि किसी भी जनमत के निर्माण के लिए कुछ मुख्य जो फंडामेंटल इश्यूज हैं, एक मिनिमम जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, उस पे आम सहमति का होना बहुत आवश्यक है. अगर बेसिक्स जो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है उस पे ही अगर आम सहमति नहीं है, तो किसी विषय पर एकमत होना या कंसेंसस होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. तो किसी भी समाज में, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, कुछ फंडामेंटल टेनेट्स होते हैं जिसपे कि सभी जनता एकमत होती है या वो एक राय रखती है, और ये मिनिमम कंसेंसस आवश्यक है आगे जो बहुत सारे अन्य इश्यूज है, कॉम्प्लेक्स इश्यूज है, उस पे राय निर्माण करने हेतु. फोर्थ इज रैशनल डिस्कशन एंड एग्रीमेंट ऑन मीन्स, objectives and readiness to abide by the decisions of the government. Rational discussion and agreement. Rational discussion होने के लिए जो प्लेटफॉर्म चाहिए, जो अपॉर्चुनिटीज चाहिए, वो उपलब्ध होना चाहिए. इरेशनल डिस्कशन नहीं, रैशनल डिस्कशन जो कि तर्क पे आधारित है, रीजन पे आधारित है, जो कि फैक्ट्स और सूचनाओं पे आधारित है, जो फेक न्यूज नहीं है. और जो अगला जो हिस्सा है कि मीन्स ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जो भी हमारा मुद्दा है जिस पे हम अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, उसके उद्देश्य पे, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीकों को लेकर, और जब सरकार उस पर नीतियां बनाती है तो जो भी सरकार की नीति है उसको स्वीकार करने से लेकर उन नीतियों को पालन करने तक शामिल है. और इन सब पे एक एग्रीमेंट, एक प्रकार से उसमें एक्सेप्टेंस होना चाहिए लोगों का, और तभी किसी विषय पर सरकार बहुत ही सफलतापूर्वक नीति बना सकती है. क्योंकि जब तक जनता
का सहयोग नहीं मिलेगा, कोऑपरेशन नहीं मिलेगा, तब तक सरकार कोई भी नीति को सही ढंग से अमल नहीं कर सकती है। न वो कौन से कारक तत्व हैं जो कि पब्लिक ओपिनियन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम सभी जानते हैं कि सबसे प्राइमरी जो हमारा हमारा एसोसिएशन है वो है फैमिली। परिवार से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, अपने राजनीति व्यवस्था के बारे में, देश के बारे में, समाज के बारे में, हमारे पॉलिटिकल बिहेवियर के बारे में, और फिर वो हमारे राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवहार, पॉलिटिकल कल्चर, इन सब के बारे में हमारी राय के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर हमारे फ्रेंड सर्कल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या अन्य जो संस्थाएं हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के, वहाँ पे जब विद्यार्थी जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे कि वो अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस को प्राप्त करता है, अलग अलग लोगों से मिलता है, उसके नए फ्रेंड्स बनते हैं, और जिससे क्या होता है कि उसके जो भी उसके उसके ओपिनियन अब तक थे उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन भी आता है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस are very important source of knowledge, source of opinion, and provide the fertile ground for the formation of public opinion. Social groups like caste and religious groups, occupation. Caste group, religious groups, हम लोग especially if you take the Indian society, we all are members of certain caste, we all belong to certain religion, और हमारे occupations भी हैं, और इन सब ग्रुप के होने की वजह से, इनके मेंबर्स होने की वजह से हमारे अलग अलग इंटरेस्ट इन ग्रुप्स के साथ जुड़े हुए हैं, और ये सारे इंटरेस्ट और इनके द्वारा प्रदान की गई जो सूचनाएं हैं, जो इनके द्वारा प्रदान की गई जो शिक्षाएं हैं, वो हमारे ओपिनियन को फॉर्म करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि अलग अलग ऑक्यूपेशंस में काम करने वाले लोगों का किसी एक विषय पर मत अलग अलग हो सकता है, और ये इसलिए हो सकता है क्योंकि देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन डिफरेंट क्लास, और डिफरेंट क्लास के बीच में जब इंटरेस्ट क्लैश करता है तो ऑब्वियसली हमारे ओपिनियन भी अलग अलग होंगे। तो बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं, हमारे ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं, हमारे इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं, हमारे कल्चरल ग्रुप्स हैं, जो कि अलग अलग इंटरेस्ट, अलग अलग विषयों, अलग अलग एजेंडा को लेके काम करती है, और उसके मेंबर्स होने के नाते वो हमारी राय, हमारे मत को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। Then third important, which is I think the most important, is political parties, pressure groups, political leaders, institutions, because they are a very important agent of political socialization. They help in spreading political awareness, they provide political information, they educate people, they try to mold the opinion of the uh, public by their speeches, by rallies, by use of various other propaganda means. They, with the help of their manifesto, they try to influence the public opinion. Party which is in power, they through their policies, they try to educate the people and help in building opinion on certain matter. So they are very important factors in the formation of that is public opinion. And the fourth important, very important, is mass media. Mass media today has become the most important factor in formation of public opinion. We have different type of new medias. We have internet, we have WhatsApp, Facebook, Twitter. These social media platforms
are widely used in the present time for influencing the opinion of the people or manipulating the opinion of the people, and it is a very important platform where the public expresses their opinion on certain issues. So therefore mass media is one of the very important factor which has been used both by the political parties and political leaders and also by the people to express their opinion or to influence the opinion or to influence the policy making of the government on the one hand, and the government has tried to use the mass media to build favorable opinion on certain issues by giving certain facts and figures and help in spreading awareness about it amongst the public. Now, properties of public opinion. There are certain properties of public opinion. विशेषताएं या उसके features. First, the intensity of public opinion varies with different issues, time and context. Public opinion किसी भी विषय पर हो चाहे अलग अलग विषय पर हो, वो हमेशा एक नहीं रहती है. कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी बहुत शांत, कभी बहुत उग्र, और ये डिपेंड करता है कि इश्यूज क्या है, समय क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है. स्थान, काल, समय के अनुसार लोगों का मत भी चेंज या परिवर्तन होता रहता है. पब्लिक ओपिनियन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लास, कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजियस एफिलिएशंस एक्सेट्रा. अभी हमने इसके पहले स्लाइड में भी बताया कि किस प्रकार क्लास, कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजियस एफिलिएशंस जो हमारे अलग अलग हमारे जो सोशल आइडेंटिटीज़ हैं, ये सोशल आइडेंटिटीज़ हमको इन्फ्लुएंस करता है कि हम किसी विषय पर कैसे सोचें, क्या राय रखें, और उस हिसाब से हमारे पास सूचनाएं भी उसी तरीके से आती है जो हमारे मत को प्रभावित करती है. पब्लिक ओपिनियन में बी स्टेबल इन द सेंस दैट इट इज कंसिस्टेंट and cannot be changed easily. It may be unstable, which means that it can be changed easily. जैसा कि यहाँ पे स्पष्ट है कि the public opinion हो सकता है कि किसी विषय पर स्टेबल हो, स्थायी हो, और जब स्थायी होता है तब उसे बदलना बड़ा मुश्किल होता है. वो कंसिस्टेंट होता है, वो लगातार एक जैसा रहता है, और इसमें पब्लिक बड़ी इंटेंस होती है और इमोशनल होती है, कनेक्टेड होती है उन इश्यूज के साथ. और जब अनस्टेबल होता है, मतलब जब हो सकता है कि जनता की राय किसी विषय पर वो कम सूचना के आधार पर या फिर कुछ इमोशनल आउटबर्स्ट के आधार पर बनी हो, समय के साथ दूसरी सूचना या जो परिस्थितियां हैं उसमें परिवर्तन आने पर हो सकता है कि जनता की राय बदल जाए. सो द पब्लिक ओपिनियन में बी स्टेबल एज वेल एज इट कैन बी अनस्टेबल. The intensity of public opinion depends on how much does an issue matter to the public. Intensity मतलब किसी भी मत के साथ जब भी पब्लिक अटैच्ड होती है तो वो इस बात पे निर्भर करता है कि वो इसके लिए कितना महत्वपूर्ण है. वो इश्यूज क्या हो सकता है कि महंगाई से जुड़ी हुई हो सकता है कि रोजगार से जुड़ी हुई हो सकता है कि टैक्सेशन से जुड़ी हुई हो. अगर वो इशू उसके बहुत करीब है, उसके रोजमर्रा के जीवन के बहुत करीब है, तो ऐसे इश्यूज पे इंटेंसिटी ऑफ पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है. नाउ चेंजेस इन द नेचर ऑफ पब्लिक ओपिनियन. इधर के वर्षों में जनमत का जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसमें भी बदलाव आया है. क्या बदलाव आया है? पहले हम लोग पब्लिक ओपिनियन के बारे में हम लोग क्या समझते थे या उसके बारे में क्या राय रखते थे, और अब क्या राय हो गई है या अब उसमें क्या चेंज आया है. अर्लियर द पब्लिक वॉज कंसिडर्ड नॉलेजेबल एंड एक्सरसाइज्ड ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द गवर्नमेंट. नाउ इट इज सब्जेक्टेड टू मैनिपुलेशन टू बी यूज्ड बाय वेरियस फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया. नाउ पहले पब्लिक ओपिनियन
के अंतर्गत जो पब्लिक, जो जनता को नॉलेजेबल माना जाता था और ये माना जाता था कि वो अपने मत के द्वारा सरकार पर काफ़ी हद तक दबाव या उसको अकाउंटेबल बनाने में सक्षम थी। लेकिन इधर के वर्षों में अलग अलग प्रकार के मास मीडिया के आ जाने से इन मीडिया का इस्तेमाल जनता के ओपिनियन को मैनिपुलेट करने के लिए किया जा रहा है, जिससे जो सही अर्थ में जो लोकमत है, जो रैशनल है, जो बेस्ड ऑन रीजन है या जो क्रिटिकल ओपिनियन है, वो सामने नहीं आ पा रहा है। सी राइट मिल्स ने क्या कहा? द पावर एलिट, और ये पावर एलिट कौन है? द कॉर्पोरेशन हेड्स, पॉलिटिकल लीडर्स एंड मिलिट्री चीफ्स. They control the policy decisions and have less responsibility to any organized public opinion. That is, now the elite, they control the decision making and they also manipulate the formation of opinion. Since they have control over both these areas, therefore they have much lesser responsibility or accountability to any organized public opinion. And as such, in the modern mass society, there is very little existence of organized public opinion, because the public is very divided and differentiated on various issues, and they are also guided by, that is the third point, by populist policies of the government. And these populist policies, they actually limit the importance or the true power of public opinion in influencing politics, because populist policies, they also are forms of manipulation, forms of influencing the reasoned, knowledgeable opinion of the public, and that is one of the very important limitation, or that has reduced the importance of public opinion in the present times. Now the last slide is limits of public opinion. वो कौन से कारक तत्व है जो जनमत को सीमित करती है या उसके निर्माण में बाधा लाती है? पहला है लिमिटेड नॉलेज, सीमित ज्ञान, इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन, सही सूचना का न होना, उपयुक्त टाइम या ऊर्जा का न होना, ये सारी बातें पब्लिक ओपिनियन को सीमित करती है, स्पेशली ओवर कॉम्प्लेक्स मैटर्स, जो जटिल विषय हैं, उन विषयों के बारे में अक्सर जनता को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, ये जानकारी उनको मिलती नहीं है, या जो जानकारी मिलती है वो हो सकता है कि सही ना हो, और रोज़मर्रा के जीवन में वो इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि उनके पास इतना समय सोचने के लिए नहीं मिलता है कि वो इन विषयों पर एक सटीक राय या एक सही राय, एक रीजनेबल रीजन के आधार पर राय बना सके। फिर ये कहा गया है कि ज़्यादातर व्यक्ति दे आर गाइडेड बाय इम्पल्सेस रादर देन रैशनल कंसिडरेशन। जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपनी स्टडी के द्वारा ये पाया कि वी आर मोर गाइडेड बाय इम्पल्सेस, इमोशंस, इमोशनली हम बहुत ज़्यादा भावनात्मक होकर काम करते हैं, और रैशनल रीजन के आधार पे और तर्क के आधार पे हम चीज़ों को उस कसौटी पर नहीं कसते हैं, जिससे भी कि सही पब्लिक ओपिनियन, एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन का निर्माण नहीं हो पाता है। People have broad opinion on various issues and cannot provide detailed opinion. Hence, they help in highlighting broad objectives or set the agenda, but cannot provide much help in policy making. So, what we see is that people, they generally have ideas which are broader in nature, और वो एक एजेंडा को सेट करती है, but they don't provide the detailed guidelines which can help in policy making.
Therefore, they have a very limited role in the policy making. They can set the objectives, they can set the broader agenda, but when it comes to the detailed implementation of those objectives, they are not capable of providing those details. So policy making में बहुत ज़्यादा रोल नहीं उनका हो पाता है, या ज़्यादातर लोगों का नहीं हो पाता है. कुछ लोग हो सकता है उसमें इन्वॉल्व हो. फॉर एग्जाम्पल, public may demand for more and more security for women. But what measures to be taken for the security of women, how they can be implemented? They may provide certain broad suggestions, but detailed suggestions or detailed uh, information which are required for making policy regards the increase in women's security, they are not given by the general public, but they are prepared by the government. And the last, that is, public is more concerned about the goals rather than the means required for the implementation of the goals. For example, a public aspires for a cleaner India, but may be reluctant to follow the measures required to carry out that goal. So this is also one of the limitation, that is, public, they are very vocal about the goals. जैसे हमें सुरक्षा चाहिए, हमें क्लीन इंडिया चाहिए, हमें साफ सफाई चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें क्लीनर इन्वायरमेंट चाहिए. तो हमारे गोल्स तो स्पष्ट है, पर उसके लिए क्या हमें मीन्स, मतलब क्या उपाय करने हैं, उन उपायों की जब बात आती है तो तब थोड़ा सा जनता हो सकता है कि उस लेवल का कोऑपरेशन नहीं कर पाती है जिस लेवल का कोऑपरेशन गोल्स के फॉर्मेशन में हमें देखने को मिलता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल एस्पायर टू हैव ए क्लीनर इंडिया, पर उसके लिए जो सफाई से संबंधित जो नियम है उसको जब फॉलो करने के लिए कहा जाता है तो फिर हम उस बारे में थोड़ा सा हम वी बिकम स्लो और वी बिकम कैजुअल. उसी प्रकार से अगर हमसे कहा जाए कि इफ यू वांट टू मेक आवर एनवायरनमेंट मोर ग्रीन, वी शुड यूज लेस कार्स एंड ट्राई टू एनकरेज पीपल टू वॉक मोर. लेकिन हम में से बहुत लोग इस सजेशन को शायद मान नहीं पाएंगे, या हो सकता है कि उनके लिए मानना मुश्किल हो. तो क्लीनर इंडिया, ग्रीन एनवायरनमेंट हम लोग चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो सजेशंस हैं उस मामले में थोड़ा सा हम लोग पीछे हो जाते हैं. तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन को एक फ्रूटफुल कंक्लूजन तक पहुंचाने में एक बाधा सृष्टि करती है. So now we come to the end of the topic, and in the next slide we will talk about mass media and communication. Thank you very much. I hope you have liked the presentation.